अस्सलाम वालेकुम ते किद्दां हो सारे हो की चाहिदा है दो किस्तां चाहिदियां मिल जाओगियां टेंशन किस गल दियां स्टार्ट करदे हैं। अगर हले तक तुसी चैनल सब्सक्राइब नहीं किता ते कर लवो ना। मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आ गया वा ना। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6 एंड 7। वो इससे छुप रही थी और दुपट्टा भी इससे खौफ होते अपने दुपट्टे को ऐसे पकड़े हुए थे। इस बात ने जरान खानजादा के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट को और गहरा किया था। जरान खानजादा बेइख्तियार होते इसके करीब हुआ और इसके चेहरे के एक एक नक्श को देखे गया। ये बिल्कुल बेइख्तियार अमल था। वो इसकी कजन थी, इसलिए एहतराम का भी बाइस थी। मगर इस दिन जो कुछ इसने कहा इसे काफी सख्त और बेबाक गुफ्तगू फरमा कर आया था, जिसका इसे कोई अफसोस ना था। बड़ा ही ढीठ था, क्योंकि वो वाकई में मुंतकिम मिजाज था, किसी को इतनी आसानी से माफ ना करता था। अब इसके करीब होना बेइख्तियार अमल था, जिस पर जरान खानजादा को खुद पर इख्तियार ना था। अपने बहुत पास से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू जो अब्रिश को अपनी सांसों में उतरती महसूस हो रही थी। अब्रिश ने पट से आंखें खोली तो जरान खानजादा को पिल्लर के दोनों इतराफ में पिल्लर पर हाथ जमाए खुद पर झुका पाया। अब्रिश की आंखें जरान खानजादा की आंखों से टकराईं। अब्रिश मजीद पिल्लर में सिमटी थी। वो इसके इतना करीब था कि वो जरा इससे आगे होती तो यकीनन जरान खानजादा के लब्बों से इसके लब टकरा जाते। यहाँ क्या कर रही हो? जरान खानजादा की संजीदा आवाज इसके कानों से टकराई। मम, मैं यहाँ हवेली देखने आई थी। अब्रिश ने अब दोनों हाथों से अपने दुपट्टे को सीने से जिगरा। जरान खानजादा ये महसूस करता इससे दूर हुआ था। वो इससे पता नहीं क्या समझ बैठी थी। शायद वो इससे बदकिरदार अय्याश खान समझ रही थी, जो बाहर की औरतों पर बुरी नजर रखता है। जिस तरह वो इसे देखकर सहमी थी और दुपट्टा सीने से जिगरे खड़ी थी, इससे तो यही साबित हो रहा था कि वो इसे यैश किस्म का मर्द समझती थी। जरान खानजादा को अब ये सब अच्छा नहीं लगा था। अब्रिश इसको दूर होता देखकर पिल्लर के दूसरी तरफ से जाने लगी तो जरान खानजादा के हाथ में इसकी कलाई आ चुकी थी। अब्रिश ने हैरानगी से जरान को देखा। ओह हेलो मोहतरमा, कहाँ? वो मर्दाना खाना है, वहां आगे बहुत सारे मर्द हैं। क्या आप इस होलिया में मर्दों के सामने जाएंगी? और वैसे भी ये हवेली है, कोई बाग नहीं जो आप यहाँ चहलकदमी करें। जरान खानजादा ने मुस्कुराहट दुबाए इसकी हैरान आंखों में झांकते कहा। इसे इसकी आंखें काफी अच्छी लगी थी, जिनमें हैरानगी वाज़ेह थी। ज़रान न चाहते भी शरारती हुआ, मगर लहजा संजीदा ही रखा था। अब वो इसे एक सख्त उजड़ गुनवार संकी खान समझती थी, तो वो इसकी इतनी जल्दी गलत फहमी दूर करने का इरादा ना रखता था, बल्कि इसे ये गलत फहमी दूर करने ही ना थी। वो जानता था यहाँ से जाने के बाद शायद ही वो यहाँ कभी आए, वो दोनों फिर कभी मिले। वो भी इसे आइंदा जिंदगी में मिलना नहीं चाहता था। मैं गार्डन में नहीं हूँ, मगर आप भी मेरे शौहर नहीं है जो इतने हक से मेरी कलाई पकड़ते हुए हैं। अब्रिश की बात पर जरान खान ज्यादा हैरानगी से इसे देखने लगा। वो बहुत इतनी आसानी से ये बात कह गई थी और इस बात पर इसके चेहरे पर कोई खफत नहीं थी, बल्कि सिर्फ नागवारी थी और इसकी कलाई पकड़ना पसंद नहीं आया था। इतना तो समझ गया मोहतरमा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जरान ने इसकी कलाई खींचकर इसे दोबारा पिल्लर से लगाया। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारा शौहर बनने का शौक है। कहा था तुम्हें रात को हम खान तुम जैसी औरतों को अपनी औरत नहीं बनाते। जरान खान ज्यादा इसके चेहरे पर नजरें दुराए बोला। अब्रिश का रंग तो हिन के मारे सुर्ख हुआ था। क्या मतलब है आपका इस बात का? कहना क्या चाहते हैं खुलकर कहें। मेरा मतलब है तुम क्या चाहते हो खुलकर कहो। अब्रिश ने तुम कहकर इसे वो इज्जत देना जरूरी नहीं समझा था जो इसे आप कहकर दे चुकी थी। वो इसे तुम कहकर अपना लब भिलाई जिन नजरों से देख रही थी, जरान खान ज्यादा के लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं बल्कि इसके एक्सप्रेशन भी बहुत साफ और वाज़ेह होते। वो जो सोचते थे मुकाबिल के लिए जानना मुश्किल ना होता था। चलो मैं खुलकर कहता हूँ। जरान खान ज्यादा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे थे। वो इंतहाई संजीदा हुआ। अब्रिश भी लम्ब भेजे इसे संजीदगी से देखने लगे। सबसे पहले तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तुम बिना सोचे समझते बोलती हो। तुम अपने लफ्जों पर शर्मिंदा भी नहीं होती। दूसरा, तुम्हें ड्रेसिंग करने की तमीज बिल्कुल नहीं है। जरान ने अब की बार इसके नशीबो फराज पर अपनी निगाहें दुड़ाई। अब्रिश, जिसने दुपट्टा मिठियों में जिगरा हुआ था, मजीद अच्छी तरह खुद को कवर किया। जरान ये देखता गहरा मुस्कुरा गया। इसने जानबूझकर ये बात करके इसे जज किया था कि वो जज हो भी गई थी। इसकी तलमलाहट और लाल चेहरा जरान खानजादा को मजा दे गया था। तुम एक मगरूर बदतमीज लड़की हो। जरान ने इसकी मजीद बुराइयां गिनवाई। देखो मिस्टर खानजादा, अब्रिश ने इसे तीखी निगाहों से देखते हुए पुकारा।
अभी तुम्हारी तारीफें खत्म नहीं हुई, मजीद सुन लो। जरान ने इस बीच में ही टोका। तुम न सिर्फ मगरूर बल्कि खुद पसंद भी हो। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बेहद गुरूर है, और ये तुम्हें लगता है तुम खूबसूरत हो। असल में तुम बिल्कुल खूबसूरत नहीं हो। अगर तुम्हें कोई ना देखे तो तुम्हें इस पर गुस्सा आता है। अगर कोई तुम्हें देखकर तुम्हें मजीद गुस्सा आता है। तुम्हें खुद ही नहीं पता चलता तुम क्या चाहती हो। तुम एक कन्फ्यूजन पर्सन हो। अपरिश मुंह खोले सब सुन रही थी। इसने आखिरी बात बिल्कुल सच कही थी। इसे इस दिन पहले इसके ना देखने पर गुस्सा आया था, बाद में इसके देखने पर गुस्सा आया था। सबसे बड़ी बुराई तुम दिल में मुकाबिल की हर बात सच तस्लीम करती हो, मुंह से इकरार नहीं करती। जरान ने कहा तो अब्रिश का रंग मजीद सुर्ख पड़ा था। वो इसके दिल की बात भी जान गया था। तुम अपने बारे में क्या कहोगे? अब्रिश तर्क कर बोली। वो मजीद इसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या कहूंगा मैं जो हूं सामने हूं, बिल्कुल परफेक्ट। जरान ने संजीदगी से आईब्रो चुका कर कहा था। तुम एक अब्रिश बोल ही रही थी कि जरान ने इसे बीच में ही टोक दिया। मैं मगरूर इंसान हूँ जिसे अपनी दौलत शान शौकत पर गरूर है, जिसे देखने तक की तमीज नहीं है। वो सिर्फ अपनी घर की औरतों को इज्जत देता है। मैं एक खान हूँ, इसलिए मैं सफाक, जालिम, जंगली, वहशी, उजर, गनवार भी हूँ। तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल मेरे बारे में ठीक थी। मैं वाकई ही ऐसा हूँ। वो अब्रिश के दिल की तमाम बातें खुद के लिए कह चुका था। अब्रिश मजीद तलमका कर रह गई थी। वो तो ऐसे अपनी बुराइयां गिनवा रहा था जैसे वो अच्छाइयां हो। इसे तो बिल्कुल शर्म ना थी। अब बात ये मिस अमेरिका, बेशक हमारे घर की औरत नहीं हो, मगर फिर भी आप मर्दाना खाने में मर्दों में नहीं जा सकती। अब यहाँ कुछ दिन की मेहमान है, तो मेहमान बनकर रहें तो बेहतर होगा। जरानी से घूरता वहां से चला गया। अब्रिश इसके जाने के बाद वहां काफी देर तक खड़ी रही। वो जो जरान खानजादा के मुतालिक सोच रही थी वो इसके सोच और अंदाजों पर मोहर लगा चुका था। पहले से कहीं ज्यादा इसके दिल में इसके लिए नापसंदगी पैदा हो चुकी थी। शहराम खानजादा बहारे के रूम का दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। वो हाथ में पकड़ा पैकेट जिसमें गुलाब के गजरे थे, वो लिए बेड की जानिब बढ़ा और बेड पर बैठकर बहारे का इंतजार करने लगा, जो ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी। कुछ ही देर बाद वो ड्रेसिंग रूम में येलो कम मदार मैक्सी पहने हुए निकली थी। इसने ड्रेसिंग से निकलते हुए शहराम खानजादा को बेड पर बैठा देख लिया था, मगर इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। वो ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ी। इसकी आंखें रोने की वजह से बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। वो कल से मुसलसल रो रही थी। इसने घर आकर रोजनिया खानम और बढ़ा चढ़ा कर सारा किस्सा इनके गोश गुजारा था, जिसमें इसने शहराम को कसूरवार ठहराया था और ये भी इसे शहराम से तलाक चाहिए। मगर रोज़नैया खानम इसे तलाक की बात पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। उन्होंने बड़ी गुल और मीना खानम का भी लिहाज नहीं किया था। इसे थप्पड़ के साथ काफी कुछ सुना भी डाला था। वो कल से कमरे से बाहर नहीं निकली थी, ना ही इसने खाना खाया था। अभी थोड़ी देर पहले रोज़नैया खानम ने आकर इसकी फिर क्लास ली थी, जिसकी वजह से वो अपना चाहते हुए भी तैयार हो रही थी। शहराम खानजादा इस वक्त ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक ही शाल कंधों पर डाले हुए था। इसने पर बैठ इसने बेड पर बैठते ही लब बेंचे बहारे को देखा, जो अपने लब्बों में बुरश फेर रही थी। वो इसके वजूद को मुकम्मल इग्नोर किए हुए थी, जैसे वो वहां पर है ही नहीं, या फिर इसके लिए इसका होना या ना होना बिल्कुल मायने नहीं रखता। वो बिना दुपट्टे के इससे बेनियाज खड़ी थी, वरना इसे देखते ही वो दुपट्टा लेना अपना फर्ज समझती थी। शेरामा बेड के क्राउन के साथ टेक लगाए इसे गौर से देखने लगा। बहारे ने बाल बनाकर सर पर अच्छी तरह दुपट्टा लिया था। होंठों पर लिपस्टिक लगाए वो इसे मुकम्मल इग्नोर करते बाहर जाने लगी थी। शहराम ने जल्दी से उठकर दरवाजा लॉक किया था और इसे अपनी बाहों में बढ़ा। वो अब खामोशी से इसकी बाहों के हसार में नजरें झुकाए खड़ी थी। आज इसने कोई मुजामत नहीं की थी। शहराम इसकी कमर पर अपने दोनों बाजू लिपटे हुए था। वो इसकी बाहों में बिल्कुल बेहस व हरकत नजरें झुकाए खड़ी थी। इतनी सादत मंदी क्यों मुझे हार्ट अटैक करने का इरादा है? शहराम इसकी झुकी नजरों को देखकर शर्मातन बोला। बहारे का कोई रिएक्ट ना करते देखकर शहराम संजीदा हुआ था। इसके एक गाल पर उंगलियों का निशान वाज़ेह था, कल जो इसे खबर हो चुकी थी। शहराम ने इस बात पर काफी हंगामा भी खड़ा किया था। इसकी बीवी पर हाथ उठाने का हक किसी को भी नहीं है। वो इसका और इसकी बीवी का मसला है, वो देख लेगा। शहराम ने इसके गाल के निशान पर नरमी से अपनी उंगलियां फेरी।
यकदम पहाड़ ने इसकी उंगलियां अपने गाल से झुटकी थी। मजाक उड़ाने आए हो मेरा? मुझे बताने आए हो कि मैं कितनी बेबस हूँ? मुझ पर कोई भी हाथ उठा सकता है। जब जब मैं तुमसे तलाक मांगूंगी, ऐसे ऐसे ही कई थप्पड़ मेरा मुकद्दर होंगे। तो खुश हो जाओ शेराम खानजादा, कल मुझे लाउंज में मुलाजमों के सामने थप्पड़ पड़ा है। पहाड़े गुल इसकी बाहों में खड़ी चीख पड़ी थी। आइंदा तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने बात की है तुम्हारे मोड़े से। शेरराम ने संजीदगी से कहते हुए इसके कमर पर अपना हसार मजबूत किया था। वो इसकी बाहों में अब खड़ी इसकी बात पर चिपट पाई थी। मुझ पर यह एहसान भी तुम्हारा किया धरा होगा। सब मुझे दिन में हजारों बार जताते हैं। मैं आज जो कुछ हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। वो मुझे जल्द तुम्हारे हवाले कर देंगे, जैसे मैं कोई गाय बैल या बकरी हूँ जो जो मुझे तुम्हारे खूंटे से बांध देंगे। बहारे गुल इसकी बाहों में मचले थी। क्या चाहती हो बहारे? तुम सिर्फ इसलिए मुझसे तलाक चाहती हो क्योंकि मैंने तालीम हासिल नहीं की? तुम्हारे नजदीक शहराम खानजादा की कोई वैल्यू नहीं है? मेरे जज्बात कोई अहमियत नहीं रखते? क्या हो जाता है अगर मैं आला तालीम याफ्ता होता? मैं अमेरिका, लंदन या फिर यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात बदल जाते हैं? क्या दिलों के रिश्ते इतने खुदगर्ज होते हैं जो दिखावे और ख्वाहिशा से जुड़े होते हैं? हाँ, दिलों के रिश्ते खुदगर्ज होते हैं। ये दिल भी इस तरफ रागिब होता है जो दिल को भाता है। तुम मुझे कभी नहीं पाए। कैसे तुम्हें पसंद कर सकते हो जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो? बहारें इसकी बाहों से खुद को छड़वाते हुए चीखी थी। लेकिन मैंने तुमसे तब मोहब्बत की थी जब तुम सिर्फ बहारे थी। मैंने तो डॉक्टर बहारे से कभी मोहब्बत नहीं की। शेराम की करब से कही हुई बात पर वो इस्तजाहिया मुस्कुराई थी। हमेशा मुझसे नफरत का इजहार करते आए हो, यहाँ तक कि मेरी जिद में तुमने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी। मुझसे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हो तुम शहराम? बहार ने तलखी से सवाल किया। तुम्हारी जिद में पढ़ाई छोड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था तुम मुझसे मोहब्बत करो, ना कि मेरी कामयाबी से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक खुदगर्ज लड़की निकलोगी जिसे सिर्फ खुद से प्यार है। श्रीराम ने बहारे की आंखों में देखते हुए इसे अपने हिसार से आजाद किया था। अगर मैं खुदगर्ज हूं तो तलाक दो मुझे, आजाद करो मुझे। बहारे हल्के बल चीखी। श्रीराम के धुआं द्वार चेहरे पर नजरें गाड़ते वो इस्तजाइया हंसी थे। रुख पलटे दरवाजे की तरफ बढ़ी। दफातन श्रीराम ने इसका दुपट्टा पकड़कर खींचा था। इसने इतनी जोर से दुपट्टा खींचा कि इसके बालों में बुरी तरह खींच पड़ी। दुपट्टा पिन से अटैच किया हुआ था जिसे शहराम ने बेदर्दी से खींच डाला था। इसने बेयकीनी से रुख पलटे शहराम को देखा जो इसका दुपट्टा हाथ में लिए सुर्ख आंखों से देख रहा था। इसे शहराम से खौफ सा महसूस हुआ। वो इसे जिन नजरों से देख रहा था वो अंदर तक लड़स गई थी। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसे शहराम से खौफ महसूस हुआ था। इसके नजदीक वो अनपढ़ गनवार था जिसका तहजीब से दूर दूर वास्ता ना था। वो इसके साथ कुछ भी कर सकता था। अपने निकाह में होने का फायदा उठा सकता था। दूसरा, वो बाहिर ऐसी हालत बना दुपट्टे के जाकर फंक्शन में सबको शेराम के करतूत बताना चाहती थी। थप्पड़ खाकर भी वो संभली नहीं थी। इससे पहले वो दरवाजा खोलती शेराम ने इसे पीछे से बालों से दबोचा था। इसने बालों से दबोच कर इसे अपने मुकाबिल किया। वो इसकी सख्त गिरफ्त पर सिसक कर रह गई थी। इसने बहुत बेदर्दी से अपनी मुट्ठी में इसके बालों को जिगरा हुआ था जिस पर वो अपनी गिरफ्त मुसलसल बढ़ाए जा रहा था। छोड़ो मुझे जंगली वहशी इंसान, बहारे अपने बाल छिड़वाते हुए चलाई। मैंने कभी तुम्हें अपने जंगली और वहशीपन दिखाया ही कहाँ है? तभी तो तुम्हारी जुबान इतनी फराटे बड़ी है। मगर आज मैं तुम्हें अपना जंगली और वहशीपन दिखाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो असल में एक गनवार इंसान जब वहशीपन पर उतरता है तो कैसा महसूस होता है। शराम ने इस पे बेड पर धक्का दिया। बहारे नरम गद्दे पर बुरी तरह गिरी थी। इससे पहले बहारे बेड से उड़ती शराब ने आगे बढ़कर बहारे की कलाइयों को अपनी गिरफ्त में लेकर इन्हें बेड से लगाया था। वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। बहारे अब इसके भारी वजूद के नीचे सांस तक नहीं ले पा रही थी। इसकी कलाई में चूड़ियां टूटकर इसकी कलाई को जख्मी कर चुकी थी। मगर शेराम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। शेराम, ये क्या कह रहे हो तुम? होश में हो? बहारे ने सदमे की कैफियत में तकरीबन चीखते हुए कहा। वो तो आज सच्ची में जंगली बना हुआ था। आज ही तो होश में आया हूँ। मैं पागल बेवकूफ था जिसे लगा था मैं तुम्हें मोहब्बत की बात समझ में आती है। लेकिन नहीं, ये मेरी भूल थी। तुम्हें सिर्फ वो रवैया समझ में आता है जवाब में तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। शेराम ने इसकी नाजुक कलाइयों को अपनी गिरफ्त में मजबूत करते, इसके कान में झुकते, इसकी कान की
लो को दांतों में खींचकर काटा। बहारे दर्द से चला उठे थे। कहा था मैंने, मुझे इतना गुस्सा दिलाओ जितना सहन कर सको। शेरराम ने बहारे की कमर में हाथ डालते इसे जरा सा ऊपर किया था। एक हाथ में इसकी दोनों कलाइयां जकड़ी हुई थी। इसकी कमर को उठाते इसकी जिप खींच डाली थी। बहारे की आंखें खतरनाक हद तक खुल गई थी। मैक्सी अब इसके शोल्डर से ढीली हो चुकी थी। शेराम, ये तुम क्या कर रहे हो? बहारे की सदमे से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो वैसी जंगली ही नहीं, पहाड़ी भी था। इसके पहाड़ जैसे वजूद के नीचे इसका हरकत करना भी महाल हो चुका था। तुम्हें नहीं पता मेरी पढ़ी लिखी बीवी, मैं अपना हक ले रहा हूँ। पढ़ा तो होगा ना शोहर के हकूक। ये भी पढ़ा होगा शोहर के हकूक ना पूरे करने वाली बीवी जहन्नमी है। मैं तुम्हें सिर्फ दोजख की आग से बचाना चाहता हूँ। मेरी नाजुक बहारे किचन में चूल्हे के आगे खड़ी हो जाए, इसकी तपश से इसका रंग खराब हो जाता है। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा जब जहन्नम में तुम जलोगी। बहारे ने रोते हुए अपनी आंखें मीच ली थी। अपने ऊपर कंबल लेते हुए इसकी कलाइयां जिगरे इसके होंठों पर झुका। वो इतनी शिद्दत से इसके होंठों पर काबूज हुआ था, बहारे इसकी शिद्दत और इसी की सख्ती पर फड़फड़ा कर रह गई थी। मगर वो मुसलसल इसके लब्बों पर अपनी सख्ती बढ़ा रहा था। बहारे की आंखों से स्याल मादा जारी था। बहारे अपनी हालत और इसके वैशी लमज से इतनी खौफजदा हो चुकी थी, वो हरकत भी ना कर पा रही थी। वो इसके सामने दुपट्टा नहीं उतारती थी। आज इस तरह वो इसकी गिरफ्त में थी। बेबसी के एहसास से इसका मरने को दिल कर रहा था। जी तो मेरा यही कर रहा है कि आज तुम्हें असल में तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। मगर मैं तुम्हारी तरह इतना नहीं गिर सकता। लेकिन तुम्हारे लिए इतना ट्रायल काफी है। आइंदा मुंह से तलाक का लफ्ज निकालते ये सीन अच्छी तरह से नशीन कर लेना। आज तुम्हारी इसलिए बचत होगी क्योंकि मैं वाकई में अनपढ़ हूँ। पढ़ा लिखा होता तो तुम्हें अच्छी तरह बताता कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। एक पढ़ा लिखा शोर अपना हक कैसे लेता है? ये जो तुम जाकर सबको बताना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला था, अब जरूर बताना। चीख चीख कर बताना। कुल खजस्ता के साथ तुम्हारी भी रुखसती हो जाएगी। कल खजस्ता के साथ तुम्हारी भी रुखसती हो जाएगी। और फिर ये सब कुछ नहीं होगा, और भी बहुत कुछ होगा जो तुम्हारी खुद गर्ज जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक देहाती और अनपढ़ को किसी बात की तमीज तो होती नहीं। तो शेराम खान ज्यादा अपनी बदतजीबी और जाहलानापन तुम्हारे पूर्ण पूर्ण में उतार देगा। और ना तजर्बा भी कार हूँ, सारे तजर्बे तुम पर ही करूंगा। पहली रात ही तुम के ही मर ना जाओ इस जाहिल और वैशी इंसान के सितम से। शेराम इसके कान में फनकारता इसके ऊपर से उठा था और कमरे से बाहर निकल गया। बहारे कंबल अच्छी तरह खुद पर लेती तकिए पर सर पटके रोने लगी थी। एपिसोड नंबर 7। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर दो ना, दूसरी किस्त भी स्टार्ट होने लगी है। अबरिश ने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करके हल्का फुल्का ड्रेस पहना था। वो इस वक्त सिंपल से ब्लू ड्रेस में मौजूद थे। जरान से झड़प के बाद वो अपने कमरे में चली आई थी। रात का खाना इसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। मगर जिल्ले ने कमरे में आकर इसे बहुत डांटा था कि अगर इसे ऐसा रवैया रखना है तो वो यहाँ आती ही ना। अनाया और अहल सबसे कैसे घुल मिल गए हैं और इसके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। हमेशा की तरह इन्होंने आखिर में रोना अपना फर्ज समझा था। अबरिश सर्द सांस खींचते सब सुनती रही थी। जिले के जाने के बाद इसने ड्रेस चेंज करके सोने के लिए हल्का फुल्का ड्रेस पहना। थोड़ी देर बाद इसके कमरे में खाना भिजवा दिया गया था। मुलाजमा ने बताया अमीना खानम ने इसके लिए खाना भिजवाया है। इसे महसूस हुआ था यहाँ सब बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, सिवाय इस जरान खानजादा के। एक बार फिर से इसकी बातें याद आई तो अबरिश को ने सिरे से गुस्सा आना शुरू हो गया। अबरिश को नए सिरे से गुस्सा आना शुरू हो गया। वो जरान खानजादा पर लानत भेजकर गिलास विंडो से पहाड़ देखने लगी। रात के अंधेरे में पहाड़ों पर कई कई लाइट्स ऑन दिखाई दे रही थी। शायद वो घर थे जहां से जलती लाइट जगनों की मानद महसूस हो रही थी। अबरिश मबहूत होकर इतना खूबसूरत मंजर देख रही थी। अबरिश ने ग्लास विंडो खोली तो ठंडी हवा का झोंका इसके अंदर तक सरायत कर गया था। अबरिश ने जल्दी से ग्लास विंडो बंद करके पर्दे बराबर किए। हवेली के अंदर तो इतनी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था और कमरों में भी नहीं। मगर बाहर रात के टाइम अच्छा खासा ठंडा मौसम था। अबरिश बेड पर लेटने ही लगी थी कि कमरे का दरवाजा नॉक होने पर अबरिश ने दरवाजे की तरफ निगाह की, जहां से बहुत खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई थी, जिसने सिंपल सा ड्रेस जेब तन किया हुआ था, जिस पर बड़ा सा दुपट्टा इसने सर पर ओढ़ा हुआ था। इसके हाथों में मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीर है। अबीर ने अंदर दाखिल होते अपनी तारीफ करवाया।
अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग इसने बेड पर रखे है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अब्रिश है। अब्रिश ने भी जवाबन अपना तारुफ करवाया। तुम वाकई में बहुत प्यारी हो। अबीर ने अब्रिश को देखते हुए खुले दिल से तारीफ की तो अब्रिश हल्का सा मुस्कुरा गई थी। तुम भी बहुत प्यारी हो, अब्रिश ने भी मुस्कुराते हुए जवाबन अबीर की तारीफ की थी। मैंने तुम्हें बाहर भी देखा, मगर तुम सीधा कमरे में चले आई, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। रात फूफो से मुलाकात हुई थी, तुमसे ना हो सकी। मैं थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली आई थी। मेरा आज पेपर था, इसलिए मुझे कल तैयारी करनी थी। अब बीर मुस्कुराते हुए बता रही थी। अब्रिश इसकी सादगी से बात करने पर हैरान हो रही थी। वो इससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो इसे जानती हो। अच्छा, क्या पढ़ रही हो तुम? अब्रिश ने भी इसे बेतकल्लुफी महसूस करते मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बीए कर रही हूँ। अबीर के बताने पर अब्रिश हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं तुम्हारे मामू अरबद खान की बेटी हूँ। यार ये मुझे लड़का ही लगता है अबीर नाम, ये लड़की कहाँ से हो गया नाम? जरान मेरा लाला है, अबीर ने मजीद बताया था। जरान के नाम पर अब्रिश का हल्क कड़वा हुआ था। अबीर ने बेड से एक पैकेट उठाकर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? अब्रिश वो थामते हुए पूछा। ये मोड़े ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। मोड़े ने अनाया फूफो और तुम्हारे लिए भी शादी के कपड़े बनवाए थे। अबीर के बताने पर इसने शॉपिंग बैग से वो ड्रेस निकाल कर देखा जो रेड कलर की लॉन्ग शर्ट थी, जिस पर बहुत खूबसूरत शीशों और दिपके का काम हुआ था। साथ में खुला सा ट्राउजर था जिस पर रेड दुपट्टा, जिसके बॉर्डर पर सुनहरी दिपके का काम हुआ था। साथ में ज्वेलरी भी थी जिस पे माथा पट्टी और बड़े बड़े झुमके भी थे। वो बहुत खूबसूरत थे। ये तो बहुत प्यारा ड्रेस है। अबरीश को वो ड्रेस बहुत पसंद आया था, मगर दूसरे ही लम्हे इसके लब्बों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ी। ये तुम इसलिए लाई हो क्योंकि तुम सबको मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती? अबरीश ने वो ड्रेस बेड पर रखते हुए सरसरी से लहजे में पूछा। इसे खुद रात से ही महसूस हो रहा था। इसने उन लोगों जैसी ड्रेसिंग नहीं की थी। हत्ती के इसका ड्रेस बिल्कुल ठीक था। वो थोड़ा सा बैकलेस था जो इसने बालों से छुपाया था, मगर वो फिर भी महसूस कर रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मोड़े की तरफ से तुम सबके लिए गिफ्ट है। अगर तुम यही नहीं पहनोगी तो कोई मसला नहीं है। तुम्हारी ड्रेसिंग कोई बुरी लगे किसी को, वो तुम्हारी चॉइस थी। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अगर तुम ये पहनोगी तो मोड़े को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है तुम इसमें ज्यादा प्यारी लगोगी। अगर तुम्हें तैयार होने में मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं कर दूंगी। और भी कपड़े में हैं इन पैकेट्स में, जिसमें लॉन्ग मैक्सी भी है। मोड़े ने शहर की बुटीक से बनवाए हैं ये सारे कपड़े। अबीर अब्रिश की बात सुनते मबहम सा मुस्कुराते बताने लगी। अब्रिश को अबीर बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत सिंपल और प्यारे तरीके से बात कर रही थी, जैसे मैं आप लोगों को ये सुनाता हूँ वैसे ही प्यारे से। अबरीश इसकी बातों पर अस्पात में सर हिलाकर रह गई। अबीर इसके कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई और तमाम घर वालों के बारे में बताने लगी। कुछ लोगों से भी इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अबरीश के इसके पास बैठकर इसकी बातें सुन रही थी। अबरीश भी थोड़ी देर बाद इसके काफी बेतकल्लफ हो चुकी थी। अभी अभी अबीर से तैयार करके गई थी रेड ड्रेस और जिस पर डीप रेड खिलती हुई काम वाली लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी। बालों को सिंपल से जूड़े में कैद किया था। सर पर दुपट्टा और माथा पाटी अबीर ने सेट की थी। गले में चोकर पहने, कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने हुए थे। अबरीश को मेकअप की जरूरत नहीं थी। रेड दुपट्टे और माथा पट्टी पहने वो दमकने लगी थी। अबीर ने इसे सिर्फ रेड लिपस्टिक लगाई थी। अबरीश खुद को आईने में देखकर मबूबत रह गई थी। इसने आज से पहले अपना ऐसा रूप नहीं देखा था। इसने आज से पहले सर पर दुपट्टा नहीं लिया था, ना इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी थी, ना ही ट्रेड शिटल ड्रेस पहना था, ना कभी तेज रंग की लिपस्टिक लगाई थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नजर भर देखा नहीं जा रहा था। हाय माँ सदके जाए। वो बाहर आई तो जिल्ले और अमीना खानम दोनों ने आगे बढ़कर इसका माथा चूमा था। अमीना खानम तो इसका सदमा भी उतारा था। अब्रिश ख्वाम खा ही शर्मिंदा हो गई थी। अब्रिश सबसे एक्सक्यूज करती अबीर के कमरे की तरफ चली आई। खजिस्ता दुल्हन बनी अबीर के कमरे में ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद खजिस्ता का निकाह था। जनाना खाना में काफी तादाद में खवातीन आ चुकी थी। अबीर ने ऑरेंज कॉन्ट्रास्ट में लॉन्ग मैक्सी पहन रखी थी। दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाए बहुत प्यारी लग रही थी। वो आज काफी मसरूफ थी। खजिस्ता को भी इसने तैयार किया था। अब्रिश ने महसूस किया था अबीर बहुत सुलझी हुई लड़की है जो हर काम में माहिर है। हर कोई काम के लिए सिर्फ इसे ही पुकार रहा था। वो हर किसी की बात खंदा बशेरनी से सुन रही थी। अबीर ने इसे बताया था कि इसका एक और कजन भी है, बहारे, जो डॉक्टर है, मगर अबरिश ने इसके कल से नहीं देखा था। अमीना खानम ने अबरिश से फूलों के गजरों का पैकेट मंगवाया था। बारात में आई तमाम खवातीनों को फूलों के गजरे पहनाए थे।
वो पैकेट अबीर के कमरे में था और दीगर मुलाजमीन भी मुख्तलिफ काम कर रही थी। अबीर मसरूफ थी। वो अमीना खानम से पूछकर गुजरों का पैकेट गजरों का सॉरी वो अमीना खानम से पूछकर गजरों का पैकेट लेना अबीर के कमरे की तरफ आई। खजस्ता का निकाह हो चुका था। अब वो बाहर लाउंज में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद इसकी रुखसती थी। वो अबीर के कमरे में आई जहां इस वक्त कोई नहीं था। वो फूलों का पैकेट तलाशी कर रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। इस वक्त शाम के साए साए गहरे हो रहे थे। कमरे में गहरा अंधेरा हुआ तो अबरीश झुंझला कर रह गई। इसका सेल फोन भी इसके पास नहीं था जहां लाइट काफी जाती थी, मगर जनरेटर का इंतजाम था। लाइट जाने के बाद थोड़ी ही देर में जनरेटर ऑन हो जाता था। अभी भी वो गुप अंधेरे में खड़ी लाइट आने का इंतजार कर रही थी। कमरे का दरवाजा खोलकर कोई दाखिल हुआ। अबीर, कमरे में दाखिल होने वाली हस्ती ने पुकारा तो इसकी आवाज सुनते अबरिश का दिल खौफ से दरक उठा था। जरान खानजादा इस अंधेरे कमरे में इसके साथ तन्हा मौजूद हो न किसी खतरे से कम ना था। अबरिश ने अंधेरे में ही अपना दुपट्टा अच्छी तरह ठीक किया जो इसने अच्छी तरह लिया हुआ था। अबरिश की जरान की तरफ पूछती थी। जरान ने कमरे दाखिल होते मोबाइल टॉर्च ऑन की। अबरिश के जवाब ना देने पर वो इसकी तरफ बढ़ा। वो अंधेरे में अबरिश को अबीर समझ बैठा था। वैसे भी अबरिश ने आज पहली तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और अबरिश जैसी लड़की का काम इधर। वो नकचरी मगरूर लड़की बैठी होगी अपने कमरे में या फिर किसी कोने में, इसका इधर क्या काम। वो तो इसके बारे में यही सोच रहा था। कल भी वो जनान खाने में कहीं मौजूद नहीं थी। जिले अनाया अहल और सारी फैमिली कल रात काफी देर तक लाउंज में बैठे रहे थे, मगर वो नहीं थे। इसे नहीं पता था कि वो इसकी तरफ पुश्त किए अबरिश खड़ी है। जैसे ही वो अबरिश की तरफ बढ़ा तो अबरिश के कदमों की दमक सुनकर घबराते हुए वो बेख्तियार पलटी थी। हर बड़ा हट में और कमरे में मध्यम रोशनी होने के बायस वो जरान खानजादा के सीने से बुरी तरह टकराई। जरान खान के हाथ में से मोबाइल जमीन बोस हुआ था। वो बहुत बुरी तरह इसके सीने से टकराई थी। इसका नर्मो नाजुक वजूद इसके सीने से टकराया तो बड़की रोशनी जरान खानजादा के जिस्म में दौड़ी। साथ ही अबरिश की कलाई में कांच की चूड़िया की खन कमरे में गूंजी थी। दोनों के बदन से उठती महक एक दूसरे से टकराने इसकी सांसों में अनहेल हुई थी। कमरे में जमीन पर पड़े मोबाइल की टॉर्च की रोशनी ऑन थी। अबरीश जरान खानजादा से दूर होते पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। अबरीश दीवार के साथ चिपकी आंखें फाड़े जरान खानजादा को देख रही थी जो बिना पल के छुपकाए इसके काफी करीब खड़ा इससे एक टक देखे जा रहा था। इसके ऐसे देखने पर वो मजीद घबरा गई थी। वो वहां से जाना चाहती थी मगर वो इसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। सबसे बढ़कर तो वो अपनी निगाहें ही नहीं झपका रहा था जैसे वो किसी ट्रांस की कैफियत में हो। हैरत ये भी थी वो सिर्फ इसके चेहरे पर नजरें गाड़े हुए था। इसकी निगाहें इसके चेहरे पर जम चुकी थी। वो मुजस्सम बना था। कमरे में मोबाइल की टॉर्च की मध्यम रोशनी में इसका रूप चांदनी की किरणों से मुतसाबन लग रहा था। वो खूबसूरत थी वो जानता था, मगर इसकी खूबसूरती जरान खानजादा की दिल की धड़कनें भी बढ़ा सकती हैं ये वो नहीं जानता था। अबरिश ने जरान खानजादा के ऐसे स्टिल पथराती आंखों से देखने पर कांपते आंखों हाथों से अपना दुपट्टा ठीक किया जो शोल्डर से पिंस के जरिए अटैच किया था। मगर जरानजादा की वो बेबाक गहरी नजरें वो भूल नहीं पा रही थी जो इस दिन इसने बड़े धड़ल्ले से बेशर्मी की सारी हदें पार करते इसके बदन के नशीबो फराज पर गाड़ी थी। ना सिर्फ गाड़ी थी बल्कि इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे जिताया भी था कि इसमें देखने के लायक सिर्फ इसका बदन है। अबरिश के दुपट्टा ठीक करने पर इसका कलाई में पहनी कांच की चूड़ियां की खनक इस अंधेरे कमरे में फिर से गूंजी तो जरान खान ज्यादा होश की दुनिया में वापस आया था। इसकी चूड़ियों की खनक से जरान खानजादा का दिल भी जैसे डूब कर उबड़ रहा था। यार आप लोग भी ये सारा सीन इमेजिन करो ना, मैं तो ऐसे सारा इमेजिन करके आप लोगों को सुना रहा हूँ। जरान खानजादा के वजूद में हलचल महसूस करके अबरिश ने भी हरकत की थी। वो जल्दी से इसके पास से गुजरते जाने लगी तो जरान खानजादा ने दीवार पर इसके दोनों तरफ में अपने दोनों हाथ जमाए इसका रास्ता महसूर किया। अबरिश जो पहले इसके साथ अंधेरे कमरे में मौजूद होने पर परेशान थी, इसके ऐसे रास्ता रोकने पर वो मजीद परेशान हुई थी। वो इसके बेबाक बेशरम बदतमीज खड़ा मिजाज जो कि इंतहाई गजीला भी था, जिसे वो अय्याश मर्द भी समझती थी, इसके साथ कमरे में अकेली थी। अब वो इसका रास्ता भी रोक चुका था। इसका परेशान होना तो बनता था। ऊपर से इस खान ने लगता था परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर अंडेल दी हुई। इसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग खुशबू से अबरिश का सांस बंद हो रहा था। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई मर्द इसके इतना नजदीक आया था और वो भी एक खानजादा। अबरिश को इसकी तरह का इसका परफ्यूम भी सख्त नापसंद था।
वो तो पसंद है ही नहीं था और उसका परफ्यूम भी नहीं पसंद था। अब्रिश की आंखों में इसके करीब आने पर हैरानगी वाजिया थी। इसने फिर से अपना दुपट्टा ठीक किया तो अब की बार जरान खान ज्यादा झंझलाया था। इसकी ये हरकत काफी नागवार गुजरी थी। दुपट्टा क्यों ठीक कर रही हो बार बार? ठीक तो है, जरान ने झिझलाते हुए कहा। वैसे भी आज मेरी नजरें कहीं और हैं। जरान की नजरें इसके खूबसूरत नकोश पर ठहर गई थी। हाँ की क्या कह रहे हैं? अब्रिश की शायद रंग आंखों में हैरानगी बढ़ी जा रही थी। कुछ नहीं कह रहा। जरान खान इसके माथे पर चमकती शबनम देखकर इससे दूर हुआ, बल्कि वो अपनी हालत के पेश नजर इससे दूर हुआ था। ये पहली लड़की थी जिसने न सिर्फ इसके दिल की धड़कनें बढ़ाई थी, बल्कि जरान खान ज़ादा के दिल की सरजमीन पर बहुत से जज्बात भी सरदने लगे थे, जिसमें सरफरस्त इसके सुर्ख होंठों की लाली चुराना था। अजीब सी प्यास से अब्रिश को देखते महसूस हो रही थी। इसके हलक में कांटे से उग गए थे। वो इसके साथ अंधेरे कमरे में तनतनहा है। मुखालिफ सन्फ में हर मर्द कशिश महसूस करता है। अगर औरत खूबसूरत हो तो मर्द शायद ऐसे ही अट्रैक्ट होता है। ये नेचुरल है। शायद इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहा है। वो अपने दिल की तेज होती धड़कनों को इग्नोर कर गया था। इससे दूर होते इसने मोबाइल उठाकर रमजान को कॉल मिलाई। अभी तक जनरेटर क्यों ऑन नहीं हुआ? जरान गुस्से से गरजा। जरान ने अपना सारा गुस्सा झंझलाहट रमजान पर उतारी। वो कब बुला किसी के लिए इतना बेबस हुआ था, और आज वो अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर बेबस हो रहा था। इसलिए इसकी आवाज काफी ऊंची और सख्ती लिए हुए थी। वो खान साहब, कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक कर रहे हैं, अभी हो जाता है, रमजान ने कहा तो जरान ने गुस्से से फोन बंद कर दिया। अब्रिश इसका इतना गुस्सा करने मुंह बना गई थी। मसूफ को स्वाय गुस्सा करने और अपना रोब जानने के अलावा आता ही क्या है। बेचारे नौकरों को भी नहीं छोड़ता। अब्रिश इसके चेहरे पर निगाहें जमाए सोच रही थी। वो दोबारा से इसकी तरफ मतवजा हुआ तो अब्रिश इसके एक साइड से होकर जाने लगी। जरान ने जल्दी से इसकी कलाई पकड़ी थी। अजीब मुसीबत थी, इस लड़की के साथ वो कमरे में मजीद ठहरना भी नहीं चाहता था, मगर इसका कमरे से जाना भी गवारा नहीं था। हाय! जरान अपनी ही कैफियत से झिंझलाया। क्या मसला है आपके साथ? क्यों बार बार मेरी कलाई पकड़ते हैं? वो इसके साथ अंधेरे कमरे में अकेली थी, इसलिए तमीज के दायरे में आपसे कहकर पुकारा था। इसकी नजरों तो वो वैसे ही खाइफ थी। इसका मजबूत पहाड़ जैसा वजूद भी इग्नोर करने के काबिल ना था। अपनी कलाई पर इसकी गिरफ्त से अंदाजा लगाया जा सकता था वो यहाँ के पहाड़ों की तरह काफी मजबूत और सख्त है। वैसे भी इसके नजदीक नजदीक जरान खानजादा एक बेपाक और अय्याश इंसान था, जो बाहर की औरतों पर नजर रखता है। पहली मुलाकात और हर मुलाकात में यही तो इम्प्रेशन डाला था। ओ हाँ सॉरी, तुम्हारी कलाई पकड़ने का हक तो सिर्फ तुम्हारे शोहर को होगा। जरान के लब्बों पर मुस्कुराहट दौड़ी, मगर सामने खड़ी लड़की के हसीन चेहरे के नकूश पर नागवारी और बरहमी देखकर इसने भी अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। अपने रोबदार चेहरे पर मजीद संजीदगी तारी की। जरान खानजादा जो दूसरों से लेता था, वो बदले में सूद समेत लुटाना अपना फर्ज समझता था। अगर सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर नागवारी थी तो वो इस मगरूर हसीना के लिए भी मुस्कुराया नहीं सकता था। और आप मेरे शोहर कभी नहीं हो सकते। जरान के लब्बों पर मुस्कुराहट देखकर इसने हैरानगी में इजाफा हुआ, मगर अगले ही पल इसके चेहरे की संजीदगी बढ़ते देखकर इसे अंदाजा हुआ वो सिर्फ इसका वहम था। अब्रिश की बात पर इसने अपनी मुस्कुराहट पर बहुत मुश्किल से ही काबू किया था। मोहतरमा कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा की तरह एक ही डायलॉग, और शायद शोर का हक सिर्फ कलाई पकड़ने तक का समझती हैं, इसलिए बड़े धड़ल्ले से इसके सामने ऐसी बात कर जाती हैं। जरान ने इसकी कलाई को झटका देते अपने करीब किया था। रात से कितनी मर्तबा कह चुका हूँ, हम खान तुम जैसी औरत को अपनी औरत नहीं बनाते। जरान ने इसके सुरख सॉफ्ट लब्बों पर गहरी नजरें जमाए बोला। आप मुझे जैसी औरत को अपनी औरत तो तब भी बनाएंगे जब मैं ऐसा कोई इख्तियार कभी आपको दूंगी। मैं भी एक खान को अपना कभी शोहर नहीं चुनूंगी, और मिसेस जरान खानजादा कभी मेरी ख्वाहिश नहीं हो सकता। वो अगर दुनिया में आखिरी मर्द भी हो तो अब्रिश पाशा इसकी बीवी बनने से बेहतर खुदकुशी करना पसंद करेगी। लेवल। अब्रिश ने जवाबी कार्रवाई करते इसकी गलत फहमी दूर की थी। शायद वो समझ रहा था जैसे इसकी बीवी बनने के लिए मरी जा रही है। अब्रिश ने अपने हसीन नकूश बिगाड़े थे। अब्रिश की बात पर जरान खानजादा के लब बेचे थे। अबीर के कमरे में क्या कर रही हो? क्या चोरी करने आई थी यहाँ पर? जरान ने अब्रिश के पिछले लफ्जों की बढ़ापी अपने इस सवाल से करना चाहिए। आखिर वो मुंतकिम मजाज बंदा था। सामने खड़ी लड़की को जेर तो करना था या मजीद तपाना था। जैसे वो इसकी बात पर तप उठा था। वो जनान खानजादा की शख्सियत की नफी कर रही थी। इसकी जात की नफी सामने खड़ी है नाजुक सी हसीना करे कहाँ गवारा था, जो इसके नजदीक मगरूर और खुद सर थी। वो तो खुद इस लड़की को कभी अपना ना बनाए,
मुड़कर भी कभी अपना ना बनाया। जरान ने इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते खैफियत सा मुस्कुराया। जरान के सवाल पर इसकी आंखें हैरत तो इस्तजाब से फैली थी। जरान इसकी आंखों को देखकर मबहूत हुआ था। शहद रंग गहरी आंखें जो हर थोड़ी देर बाद इनकी हैरानगी बढ़ती तो अपनी पलकों को भी मासूमियत से झपकाती थी। मैं क्यों चोरी करूंगी? मैं आपको, मेरा मतलब है तुम्हें चोरी चोर लगती हूँ। तुमने मुझे अपना जैसा समझ रखा है। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते गुस्से से कहा, मैंने क्या चोरी किया है जरा बताना मुझे। इस टाइम मेरे घर में तुम खड़ी हो, अपने घर में तो कोई भी चोरी नहीं करता। जरान ने इसके हसीन चेहरे पर नजर डालते हुए आईब्रो चुकाई। अब्रिश का चेहरा इसकी बात पर शदीद गमो गुस्से का शिकार था। वो इसे तपाने और जलाने में कामयाब हो चुका था। तो मैंने क्या चोरी की है? अब्रिश अब की बार नागवारियों से जलाई थी। तुमने क्या चोरी किया है? गुड क्वेश्चन। अब की बार वो मुस्कुराया था। इसे अपना थोड़ा और करीब किया। वो इसके सीने के साथ आ लगी थी मगर इसने एक हाथ इसके सीने पर जमाते खुद को इसके सीने से टकराने से रोका था। कमरे में अब की बार फिर से चूड़ियों की खनक गूंजी थी। जरान खानजादा को आज से पहले चूड़ियों की खनक इतना दिल को नहीं भाई थी। शायद दुनिया का सबसे सुरीला म्यूजिक था। जरान ने इसकी हैरान आंखों में आंखें गाड़ी। तुमने तो बहुत कुछ चोरी कर लिया है, शायद तुम्हें खुद अंदाजा नहीं। जरान खानजादा का लहजा गमगीन हुआ था। वो अपने लफ्ज और इसकी गंभीर तासन हैरान हुआ। जितने सख्त लफ्ज इस लड़की ने कुछ देर पहले बोले थे, इसकी सजा इतनी तो नहीं बनती थी। इसे तो इस लड़की की इसकी औकात याद दिलानी चाहिए थी ताकि वो कभी इसकी जात की नफी और इसकी आंखों में आंखें डालकर ना कर सके। मगर इसका दिल इससे इख्तियार से बाहर हो चुका था। अपने दिल की इस बेवफाई से वो बखूबी वाकिफ हो चुका था। ना सिर्फ वाकिफ हो रहा था बल्कि सर तस्लीम खम भी कर रहा था। तमीज के दायरे में रहो। अब्रिश ने इसकी बात पर सुरख चेहरे के साथ चलाई। जरान इसके सुरख चेहरे पर नजर डाली जो गुस्से में मजीद खूबसूरत लगने लगा था। क्या है ना मिस अमरीका, जिस लड़की में इतनी अच्छाइयां हो वो कैसे हो सकता है वो चोर ना हो? जरान का लहजा संजीदा था, बिना बिना किसी शरारत के। अब्रिश ने गुस्से में अपनी कलाई झटके से इसे छुड़वाई थी जिसे इसने अब छोड़ दी थी। मुझ में जितनी भी बुराइयां सही, मैं ना चोर हूँ ना मैं झूठ बोलती हूँ। मुझे यहाँ ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा मैं जो चोरी करने का सोचूं। आपकी ये शान शौकत वाली हवेली ना आप लोगों के ठाट बाट की मेरे नजदीक की कोई हैसियत है। मैं यहाँ पर आंटी के कहने पर फूलों के गजरे लेने आई थी और आप मुझसे टकरा गए। जरान की बात इसे काफी नागवार लगी थी, इसलिए काफी तलखी से बोली। जरान इसकी बात पर आप कहने पर मुस्कुराया था। इसका आप कहना अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों इस लड़की के मुंह से अब वो तुम सुनना नहीं चाहता था। वो अपने सामने खड़ी लड़की को इज्जत का ख्वाहिशमंद था। वो क्यों अचानक से इस लड़की से बहुत कुछ चाहने लगा था। जरान खानजादा कब कुछ किसी से चाहता है? वो कब किसी से कुछ ख्वाहिश करता है? वो कब किसी की ख्वाहिश करता है? जरान इसके हसीन चेहरे को देखकर अपने लब बेचैन गया। इतनी जल्दी वो हार मानने वाला ना था। वो इस लड़की के आगे झुकने वाला नहीं था। वो पहाड़ों में रहने वाला था, पहाड़ों की तरह मजबूत अपनी जगह पर जमा हुआ। तो ये लड़की से कभी हरा नहीं सकती थी। अचानक से लाइट आई तो दोनों की नजरें तेज दो दहाइया रोशनी में चार हुई। जरान एक बार फिर से मबहूबत हुआ था। वो तो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। अंधेरे में तो इसकी आधी खूबसूरती भी नुमाया ना हुई थी। दुपट्टा सर पर लिए, माथे पट्टी लगाए, रेड ड्रेस में इसे देखकर आसमान से उतरी किसी किसी अप्सरा का गुमान हो रहा था। जरान के दिल के नजदीक एक बात तो कबूल की थी, आज से पहले इसने खूबसूरती नहीं देखी थी इतनी प्यारी। वो जरान को घूरते हुए वहां से जाने लगी तो जरान खानजादा फिर से इसके रास्ते में आया था। कहाँ जा रही हो? जो लेने आई हो वो तो ले लो। जरान ने फूलों के गजरों की तरफ इशारा किया। वो इसके नजरों के सामने ही रहे। दिल ने एक ख्वाहिश की, मुझे नहीं लेना कुछ भी। क्यों? मुझे तुम्हारे साथ इस कमरे में मजीद नहीं ठहरना। अब्रिश नागवारी से कहते चल गई। जरान को इसकी तुम कहना बड़ा चुभा था। वो गुस्से से अपनी शाल दोनों हाथों से झिकता वहां से चला गया। अबीर अपनी लॉन्ग मैक्सी को संभाले सीढ़ियां उतर रही थी। बबड़के ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते अबीर की मैक्सी जो सीढ़ियों से टच हो रही थी इस पर अपना शूज वाला पाँव रख दिया। अबीर आगे को होती लड़खड़ाई थी। इससे पहले वो सीढ़ियों से गिरती बबड़के ने इसकी कलाई पकड़कर इसे गिरने से रोका। अबीर ने मुड़कर देखा, बबड़क अपनी आंखों में खबासत लिए इसे ही देख रहा था। कहाँ जा रहा है तुम? वल्लाह कितना हसीन लग रहा है। ये आंखें नहीं समुंदर है। समुंदर किसी दिन हम तुम्हारा हुस्न हसीन आंखों में डूब ही जाएगा। वह बड़क ने अपनी मूछों को बल देते हुए इसे गहरी निगाहों से देखा। तुम्हारा आंखें से ही सलामत हो गया।
तो लगता था तुम अपनी गंदी आंखों से किसी भी लड़के को देखने के काबिल नहीं रहेगा। अबीर ने अपनी आंखों पटपटाते हुए इसकी तरफ बोलते हुए मुस्कुराते जवाब दिया। अबीर की बात पर बबर कहकफा गूंजा था। अबीर की कलाई अभी तक बबर की गिरफ्त में थी। यार कलाइयां ना हो गया, पता नहीं की हो गया, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई गिरफ्त चला लेता। इसकी मैक्सी पर इसका पाँव भी रखा हुआ था। तुम हमको बहुत पसंद है, कसम से तुम्हारा दीदार दलेरी से पर किसी दिन बबर खान ज्यादा अपनी जान से जाएगा। बबर्क ने एक हाथ दिल पर रखते हुए सर्द आह भरी थी। आह, इंशाअल्लाह। अबीर ने बब्बर की आंखों में देखते हुए बेहद ऊंची आवाज में कहते इंशाअल्लाह पर काफी जोर दिया था। बब्बर की आंखों में गुस्से की लहरें उठी थी। वो मुस्कुराते हुए बिना पलके झुपकाते तंजिया निगाहों से इसे देख रही थी। दूसरे ही पल बब्बर के लबों पर कमीनी बड़ी मुस्कुराहट बिखरी। औरत की अदाएं मर्द को दीवाना बनाती है, मगर वो औरत बाहर का हो तो। घर की औरत की नजरें अपने मर्द के सामने झुकी रही तो वो इससे डरता है, तो ऐसी औरत को औरत कहा जाता है। तुम बहुत हसीन है, मगर तुम्हारी आंखों में जो बगावत हमको नजर आता है वो हमको पसंद नहीं है। बबड़क ने कहते हुए इसकी कलाई को झटका दिया था। अबीर लड़खड़ा गई थी। अबीर की आंखों में खौफ लहराया था। वो तीसरी सीढ़ी पर खड़ी थी। आगे काफी सीढ़ियां थी। इसने हील भी पहनी हुई थी। अगर बबड़क इसकी कलाई छोड़ता तो वो लड़खड़ाते हुए नीचे जाती। इसकी मैक्सी पर वो अभी तक अपना पाँव रख कर खड़ा था, इसलिए वो अपनी कलाई इसके छड़वा नहीं रही थी। वो खुद ही छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा। उफ, उफ, तुम्हारे आंखों में डर तो बहुत अच्छा लगता है। बबड़क इसकी आंखों में डर देखकर गहरा मुस्कुराया। बबड़क, मेरी मैक्सी से पाँव उठाओ, अबीर ने इसे सख्ती से कहा। अभी से डर गया तुम? अभी तो इन आंखों में मुझे खौफ देखना है, ताकि तुम जब हमको देखे तुम्हारा हसीन आंखों से खौफ लड़स जाए, झुक जाए। बबड़क ने अपना हाथ थामा हुआ था, लहराते हुए गिरज कर कहा। अबीर ने इसे नासमझी से देखा था। हम अपना बदला सूद समेत लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी आंखों में मिर्चे फेंकेगा? हम ना मर्दों की तरह खामोश बैठा रहेगा। वक्त आ गया, तुम्हें अपना इस दिन का हिसाब चुकाओ। बबड़क ने कहते हुए अबीर की मैक्सी पर अपना शूज अच्छी तरह मसलते हुए अपना पाँव उठाया। इससे पहले अबीर कुछ समझती वो इसकी कलाई छोड़ते इसे जोर दराज धक्का देकर गिरा चुका था। अबीर, जिसे यकीन नहीं था बबड़क ऐसा भी कर सकता है, वो तीसरी सीढ़ी से कमर और सर के बल गिरी थी। इसकी दिल खराश चीखें पूरे हवेली में गूंजी थी। वो तीसरी सीढ़ी से बुरी तरह लड़खड़ाते जमीन पर आ गिरी। इसके सर से खून बहता देखकर बबड़क अपनी मूंछों पर हाथ फेरता जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी एपिसोड नंबर 7। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दिया करें। 95% लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं। खुदा दा वास्ता टाटा भी चक्कर चल जूगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।